नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस क्लास में जो है वह फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों से संबंधित जो है एमसीक्यू को जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है पहला एमसीक्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक बात आप यहां पर यह ध्यान रखिएगा, यहां पर इंग्लिश में टर्म यूज किया गया है इन्फोर्स। क्या टर्म यूज किया गया है? इन्फोर्स। और हिंदी में टर्म यूज किया गया है लागू। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, आपको ये इंग्लिश टर्म के हिसाब, इंग्लिश टर्म को ध्यान में रख करके जो है अपने आंसर को करना है। ठीक है, एक है इन्फोर्स। अब लागू करने को भी इन्फोर्स कहते हैं और इंप्लीमेंट करना, एक शब्द होता है क्या, इंप्लीमेंट करना। ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन या इंप्लीमेंट करना, इसका भी हिंदी मतलब जो है वह क्या होता है, लागू करना ही होता है। लेकिन इंप्लीमेंट करना और इन्फोर्स करने में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है। भारत के सभी न्यायालय, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्या मूल अधिकारों को ये सभी भारत के सभी न्यायालय लागू करते हैं? क्या संसद के द्वारा लागू किया जाता है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा लागू करने का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा? या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर भाइयों, जरा बताइएगा कि संसद के, संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने का अधिकार जो है किसे दिया गया है, किस लागू करने की शक्ति जो है वह किसे दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्या है सही आंसर? डी। यह जो है मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने की जो शक्ति है ना, वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 अनुच्छेद जो है 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद जो है 226 226 के तहत यह अधिकारिता प्रदान की गई है। यही आर्टिकल जो है इनके रिट ज्यूरिसडिक्शन से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? रिट ज्यूरिसडिक्शन से जो है संबंधित है। किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जिसमें यह कहा गया है कि इनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है वह मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स्ड करवाया जाएगा। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है तो यह नागरिकों को जो क्या करेंगे, उपचार प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? उपचार प्रदान करेंगे, रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। ये बात संविधान में की गई है। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा ये समझ लीजिए। देखिए, भारत के सभी न्यायालय लिखा है, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अधिकारिता प्राप्त नहीं है। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? इंप्लीमेंट करने के लिए, या अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि प्रभावी बनाने के लिए जो है वह लॉ बनाने की शक्ति दी गई है। क्या बनाने? कानून बनाने की शक्ति जो है वह पार्लियामेंट को दी गई है, लेकिन उसको इन्फोर्स करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास नहीं है। ठीक है, तो कानून बनाने की शक्ति तो संसद के पास है, लेकिन एनफोर्समेंट की पावर जो है वह पार्लियामेंट के पास नहीं है, और राष्ट्रपति महोदय के पास तो ये शक्तियां है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम एज इट वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इससे अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अबाध रूप से पालन की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। मतलब राष्ट्रगीत गाने से इट वायलेट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। देयर इज नो लीगल प्रोविजन दैट कंपेल्स एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। ये तीन स्टेटमेंट है, और इन तीन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इस कूट में से आपको जो है वह क्या करना है, करेक्ट आंसर, सही आंसर को जो है वह क्या करना है, फाइंड करना है। आपको सही उत्तर क्या है ये बताना है। ठीक है, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दूसरा तीसरा सही है, क्या सही है इसमें से? ठीक है, तो स्टेटमेंट फिर से एक बार समझिए, क्या कह रहा है कि क्या राष्ट्रगीत गाने से किसी व्यक्ति के वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है? वही अधिकार जो आपको जो है आर्टिकल 19 में प्रोवाइड किया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। क्या राष्ट्रगीत गाने से किसी व्यक्ति के जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा जो है वह आर्टिकल 25 में की गई, क्योंकि 25 में जो आर्टिकल 25 में आपको जो है अंतःकरण की आजादी दी गई, अंतःकरण को मानने की आजादी दी गई है, जिसके तहत आप किसी ईश्वर को मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुकूल व्यवहार कर सकते हैं।
ये आजादी जो है आर्टिकल 25 में दी गई है। और यहां पर कह रहा है कि क्या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। देयर इज नो लीगल प्रोविजन दैट कंपेल एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। चलो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, मैं आपको ये बता दूं, तीसरा जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो सही है। ठीक, अब आप इन दो में जो है अपना दिमाग दौड़ाइए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या ऐसा है कि राष्ट्रगीत गाने से किसी की जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन होगा? राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम है ना, पहले तो आप ये समझ लीजिए, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो राष्ट्रगीत है इसकी बात कर रही है। जनगण मन अधिनायक जय है नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रगान है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों तीनों सही है, इसका आंसर है सी, ये तीनों सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें मतलब ये बात थी कि वहां पर जो है राष्ट्रगीत गाने को लेकर के जो है एक मुकदमा दायर हुआ था, एक केस था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि किसी भी व्यक्ति को जो है वह राष्ट्रगीत, ठीक है, वह राष्ट्रगीत जो है गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को आप राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करेंगे तो वो उसके आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, जिसमें उसको वाक एवं अभिव्यक्ति की जो है आजादी दी गई है। ठीक है, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। क्या अधिकार शामिल है? चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, साइलेंस का जो है राइट भी है। ठीक है, कुछ ना बोलने की भी आजादी है। और आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप अपने अंतःकरण को माने। तो देखिए, ये जो वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम, ठीक है, ये जो हिंदू धर्म है और ये जो सनातनी परंपरा है, उसमें ये परंपरा रही है कि उसमें जन्मभूमि को, ठीक है, जन्मभूमि को माता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है, वहां पर जन्मभूमि को या अपने देश को जो है माता की संज्ञा नहीं दी गई है। कोई भी अमेरिका माता नहीं कहता, ठीक है, इंग्लैंड माता नहीं कहता। ठीक है, ये सिर्फ भारत में है कि हम भारत, अपनी जन्मभूमि को जो है भारत माता का संबोधन देते हैं। और ये जो गीत लिखा गया था, ये भारत माता को संबोधित करते हुए लिखा गया था। तो जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का ही पार्ट है कि हम अपनी जन्मभूमि को माता मानते हैं, नदियों को माता मानते हैं, ठीक है, वृक्षों की पूजा करते हैं। तो प्रकृति पूजा तो जो है ये हमारी परंपरा का पार्ट है। लेकिन बहुत सारे रिलीजन में जो है ऐसा नहीं है। तो आप अब इसको बुरा मत समझ लीजिएगा कि मतलब हमारा मतलब होता है ना, कुछ लोग, कई बार छात्र जो है इसी बात को लेकर के जो है क्या कर देते हैं, वीडियोज को जो है रिमिक्स करने लगते हैं कि सर ने ऐसा कहा है या जो कुछ भी है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म की परंपरा है, अन्य धर्मों में ऐसी परंपरा नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, इससे आर्टिकल 25 का उल्लंघन होता है, तो आप किसी को जो है वह बाध्य नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस? ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकों को अपने पसंदीदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। क्या होगा इसका सही आंसर? आपको पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो अधिकार है, या अगर मैं ये कहूं अल्पसंख्यकों के, या इसको अल्पसंख्यक भी ना कह के अगर हम ये कहें कि शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध में अधिकार, ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 एंड 30 में जो है प्रोवाइड किए गए हैं। किसमें प्रोवाइड किए गए हैं? 29 एंड 30 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका जो आर्टिकल 29 है वो तो लोग, मतलब जो नागरिक हैं, उनकी विशिष्ट जो है, उनकी विशिष्ट भाषा, है ना, भाषा, धर्म, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति, लिपि, ठीक है, साहित्य, इनके संरक्षण से संबंधित है। पहले ये माना जाता था कि ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 29 में जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को तो है ही है, साथ में भारत देश के नागरिकों को भी ये प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इनकी जो विशिष्ट भाषा है, मतलब जो स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है, रिलीजियस जो कुछ कल्चर हैं, जो उनके जो है लिपि है, लिटरेचर है, उनको क्या है संरक्षित कर सकते हैं। ये बात कही गई है 29 में। और 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, भारत के अल्पसंख्यक, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, उन्हें अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। इसी के तहत जो है भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा
अपने जो है शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से क्या कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, धर्म का अधिकार, राइट टू रिलीजन। कौन सा अधिकार जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? देखो, समानता के अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई 19 से लेकर के 22 तक। संपत्ति का अधिकार जो है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो क्या है? सी, संपत्ति का अधिकार। वैसे संपत्ति का अधिकार जो है 1978 से पहले जो है एक फंडामेंटल राइट था, जिसका जिक्र जो है 19(1)(f) में किया गया था। ठीक है, एक मिनट, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, वाक्य में व्यक्ति संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सी में संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर निर्बाध संचरण का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, फिर कहीं भी बच जाने का अधिकार, और इसमें जो है वित्तीय व्यापार, एफ नहीं है ये जो है आपका ई में है। ठीक है, ई में है। तो ये जो है आपको 19A ई में प्रोवाइड किया गया था। इसके साथ ही जो है आर्टिकल 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा था, इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा विवाद हो रहे थे, तो संपत्ति के अधिकार को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में। कहां पर? अनुच्छेद 300A में जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, इनको आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आप बुक पढ़ने जाएंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ये जो भी चीजें हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सारी चीजों को पढ़ना फिर समझना। यहाँ पर मैं आपको ये जो चीजें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे फिर आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जामिनर भी जो है वह क्या करता है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से अगली बार क्या क्या कर देता है, फिर अगला क्वेश्चन बना देता है। तो इसको ध्यान से सुनते चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था? विच केस गेव पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट? मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट को किस केस के माध्यम से प्रदान किया गया? पहला केस है केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती केस। दूसरा है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ वाद, और फिर है सज्जन सिंह वाद। किस केस में ये कहा गया था, मतलब किस वाद के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था? तो अब आप मुझे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि सज्जन सिंह पहले नंबर, ये है, ये दो जो केस हैं, डी आंसर आपका नहीं होगा। सज्जन सिंह प्लस शंकरी प्रसाद है ना, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद, इन दो केस में तो क्या हुआ था, ये संबंधित थे आर्टिकल 13 से रिलेटेड था, वही संशोधन से ही संबंधित था ये भी, लेकिन ये आर्टिकल 13 में विधि के अंतर्गत क्या शामिल है ना, विधि के अंतर्गत है ना, क्या आर्टिकल 368 शामिल है या नहीं, इंक्लूड है या नहीं, इसका विवाद था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। गोलकनाथ केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट को जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। अगर पार्लियामेंट ऐसा करेगा, अगर पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो हम उस कानून को, ठीक है, या उस संशोधन को जो है असंवैधानिक घोषित कर देंगे। ये जो वाला जो केस है बी वाला राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, ये केस जो है इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था। किससे संबंधित था? इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था। इसी केस में जो है वह इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है वह क्या किया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो है अवैध डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या बचता है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, संसद को किसे, संसद को है ना, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत फंडामेंटल राइट में संशोधन का अधिकार है। फंडामेंटल राइट में जो है वह क्या है, संशोधन का अधिकार है, संशोधन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मूल ढांचा नष्ट ना हो। क्या नष्ट ना हो? मूल ढांचा नष्ट ना हो। तो आपको यह भी याद रखना है कि मूल ढांचे का सिद्धांत भी जो है वह केशवानंद भारती केस से आया था। किससे आया था? केशवानंद भारती केस जो है 1973 से आया था, 1973 से आया था। ये ईयर भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये ईयर। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 31। को क्या होगा इसका सही आंसर भैया?
तो इसका सही आंसर है क्या? आर्टिकल 19, ठीक है। कुछ आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका क्या है? सही आंसर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल 19 में जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें जो है इसमें दोनों प्रकार के जो प्रेस इंक्लूड किए गए हैं। इसमें से आपका जो है एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तभी तो देख रहे हो कितना चिल्ला चूक मचाते हैं ये लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका जो है प्रिंट मीडिया, इन दोनों को जो है ये आजादी प्रदान की गई है। इसी के साथ सोशल मीडिया में भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है जो न्यूज वगैरह जो या सरकार की आलोचना वगैरह की जाती है, उसकी आजादी भी यहीं से प्राप्त प्रदान होती है लोगों को, ठीक है। देखिए सोशल मीडिया पर हम सरकार को कितना क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट का देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति कह रहा है, नागरिक नहीं कह रहा है, सभी व्यक्तियों, ऑल पर्सन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में व्यक्ति और नागरिक का बहुत महत्व है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला है वो क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया। चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो इनमें से क्या कह रहा है, कौन से अधिकार जो है वह व्यक्तियों को प्रदान नहीं किए गए हैं? तो अब आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए जो लोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, किसी भी देश में जो है दो तरीके के लोग होते हैं। एक को कहा जाता है, एक जो होता है वो है क्या, पर्सन, व्यक्ति, और दूसरा होता है क्या, सिटीजन। क्या होता है? सिटीजन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, नागरिक। नागरिक जो है उस देश का निवासी होता है, ठीक है, मतलब उस देश का जो है निवासी होता है और उस देश की जो है नागरिकता धारण करता है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, उस देश में रहता तो है, या मैं कह दूं निवासी भी होता है, लेकिन उसके पास जिस देश में वो रह रहा है वहां की नागरिकता नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंस इंडियन जो है, वो क्या है, मान लीजिए अमेरिका में चले गए, यूएसए में चले गए, वो नागरिक भारत के हैं। कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं, लेकिन रह कहाँ रहे हैं? यूएसए में रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही तो यूएसए में ये जो एनआरआई हैं ये क्या कहलाएंगे? व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि भारत में ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, वह कौन से अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। चलिए तो आंसर में देखिए, देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कौन सा आर्टिकल है भैया? विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15। देश में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल 19(1)(f) में दी गई है, ठीक है, FE हो सकता है ये। चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार जो है, संगम लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है आपको दिया गया है 300, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि आप इसको ऐसे समझिए कि 326 में भी है ना, ये जो है आपका अनुच्छेद 326 में जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है, और प्यूपिल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 है ना, इन सब के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह भारत में चुनाव भी नहीं लड़ सकता, ये बात आपको पता है। तो कौन सा अधिकार है जो व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है, या व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर आपका होगा, एक तो देखिए जो आपके व्यक्तियों को मतलब नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है, जो देश के निवासी हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उसमें से आपका आता है कि ये याद कर लीजिए, इसको रट्टा मार लेना, 15, 16, 19, ठीक है, 15, 16, 19। इसके बाद में जो है आपका 29 और 30, ठीक है, 29 और 30, ये अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, और इसके अलावा सभी अधिकार जो है नागरिक और व्यक्ति सभी उन दोनों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा, एक तो 15 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार क्योंकि अनुच्छेद 19 से संबंधित है, ये भी प्राप्त नहीं है। तो जहां पर 2, 3 और 4 दिख जाए वो सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है, क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर एज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहां पर दिया गया? शिक्षा का अधिकार कहां दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा भैया इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो है आर्टिकल 21A में, ठीक है, आर्टिकल जो है 21A में वह शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आरटीई की बात की गई है, जिसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा,
ठीक है। इस केस का नाम है जिसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था, उन्नी कृष्णन, मध्य प्रदेश पूछ चुका है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, इस केस के माध्यम से जो है वह शिक्षा के अधिकार को जो है वह मूल अधिकार बनाया। इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसके बाद में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट वॉज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ये जरूर आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर के नाम से पूछा गया हो, क्योंकि संविधान के हृदय एवं आत्मा जो है वह प्रियम्बल को कहा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन के साथ बी आर अम्बेडकर लगा हो तो फिर प्रियम्बल आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? समानता के अधिकार को कहा है उन्होंने, स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कहा है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा है। किसको कहा है भाई? क्या है सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है सही आंसर? डी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने है वह क्या कहा है? संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमने लोगों को मूल अधिकार तो दे दिया, फंडामेंटल राइट को तो दे दिया, लेकिन कोई भी ऐसी उनको जो है इन्फोर्स करवाने वाली अगर संस्था नहीं होगी तो सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा वह क्या है, लगातार उनका उल्लंघन किया जाएगा। स्वाभाविक बात है कि जैसे किसान खेत में कुछ लगाता है, जैसे खाने पीने की, जैसे अभी मटर का सीजन चल रहा है ना खेतों में, तो मटर हो गया या कुछ इस तरीके के कहीं सेब अमरूद बागान में लगे हों, और वहां पर अगर कोई तकवारी करने वाला नहीं होगा तो आते जाते लोग जो है वह क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के जो है लेते जाएंगे, क्योंकि कोई तकवारी करने वाला है नहीं और इतनी ईमानदारी तो है नहीं कि लोग ना करें। यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ जाए तो पूरा कब सेंधमारी कर दी जाए किसी को पता भी ना चले। तो इसलिए जो है रक्षक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सीमा में हमारे जवान सुरक्षा करते हैं हमारी, वैसे मूल अधिकारों के सुरक्षा को भी जो है वह इंश्योर करना जरूरी है। ठीक है, तो फंडामेंटल बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल संबंधित है आर्टिकल 32 को। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को। अगली बार ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार न लिख करके केवल आर्टिकल 32 लिख दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? चलो इसका आंसर आपको पता है, सही आंसर है आपका क्या? सी। क्या है सही आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? समान आवास का अधिकार, राइट टू इक्वल हाउसिंग, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, धर्म पालन करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए आप बताइए कि इनमें से कौन सा अधिकार जो है हमें भारत के संविधान ने नहीं दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धर्म पालन करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक, समान आवास राइट टू इक्वल हाउसिंग का अधिकार जो है हमें संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है दोस्तों, है ना। ठीक है, वो अलग बात है कि मोदी जी जो है अब उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीबों को जो है पक्का मकान बना करके दिया जाता है, उसके लिए जो है कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन करप्शन की वजह से वो भी एक तरीके से आप समझिए कि बलि चढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आपका है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम डबल जेओपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। ठीक है, कौन सा जो है आपका इसमें सही आंसर होगा? ठीक है, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है आपका क्या, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आपको पता है ये जो है प्रोटेक्ट एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम द डबल जियोपार्डी, मतलब दोहरे दंड से, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने के विरुद्ध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 जो है हमें 3 प्रकार के संरक्षण देता है। एक तो पहला संरक्षण देता है हमें भूतलक्षी प्रभाव से। किससे? भूतलक्षी प्रभाव से, मतलब जो कानून प्रभाव में है उसी के तहत सजा दी जाएगी, कानून बना करके नहीं। दूसरा है आपका क्या, यही डबल जियोपार्डी, मतलब जो है दोहरे जोखिम से, है ना, दोहरे दंड से। और तीसरा है आपका जो है वह क्या है आपका, तीसरा स्व अभिशंसन से, मतलब स्वयं के विरुद्ध जो है आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस वाले अगर आपको कूटने लगे और बोले कि बताओ ये अपराध तुमने ही किया है, तो तुम बोल दो हाँ मैंने ही किया है, छाती पीट पीट के बोलो। फिर जब वो तुम्हें जज साहब के सामने ले जाए तो जाके बोल दो माई बाप ये मुझे मारे डाल रहे थे इसलिए मैं बोला था, ये अपराध मैंने नहीं किया है।
ठीक है, तो पुलिस वालों की क्लास अलग लग जाएगी। तो ये संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको सुमेलित करना है, मैच दी फॉलोइंग। पहला इस तरफ देखिए क्या क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। अगर आप लोग जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और रियल में इस क्लास को समझ पा रहे हैं, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको जो है क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं। देखिए, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अगली बार एग्जामिनर उन्हीं फैक्ट्स को मिला करके थोड़ा सा नया क्वेश्चन बना देता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना देता है। खैर, इसके ऑप्शन देखिए, मिनर्वा मिल्स केस, संविधान का अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 42वां संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और केशवानंद भारती केस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको ये एक दूसरे के साथ मिलाना है। चलिए मिलाते हैं भाई, क्या है मिला के देखते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, हमको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को जो है वह संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये बात जो है केशवानंद भारती में की गई थी। कब की गई थी? केशवानंद भारती में की गई थी। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है, एक मिनट रुकना ना, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 23 में। एक बार इसको मिला के देखते हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 1 का जो है आपका जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें से, तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का जो है केशवानंद भारती केस हो जाएगा, सी का भी केशवानंद भारती ही है, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती का जो है वह ये हो जाएगा, और डी के लिए जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? दूसरा। तो यहाँ पर वो ये क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगर मैं इसको एक मानूं सी का, फिर मुझे जो है वह क्या करना पड़ेगा, बी का जो है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसके लिए मुझे मूल ढांचे का सिद्धांत चौथे में रखना पड़ेगा, और संशोधन कर सकती है पहले में रखना पड़ेगा, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है भाई, 3-1 है ना, यही है जो मैं पहले कर रहा था, 3-4-1। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, अब देखिए एग्जामिनर ने सेट किया है, तो बाकी ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था कायदे के साथ, है ना। मिनर्वा मिल्स केस जुड़ा हुआ है, नो डाउट इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस जो है ज्यादातर जुड़ा हुआ है फंडामेंटल और डीपीएसपी के विवाद से जुड़ा हुआ है ना। एफआर और डीपीएसपी के जो है वह विवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन चलिए, एग्जामिनर चाहता है कि हम इसको मिलाएं, तो हमने इसको मिलाया है, और इसका सही आंसर जो दोस्तों वो होगा आपका क्या? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए, एग्जामिनर की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। कई बार एग्जामिनर जो है, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि से ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट रूप से केशवानंद भारती केस में आया है। और इसी केस में जो है एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था ना, कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो इस वाले को जोड़ दिया है इस एग्जामिनर ने पहले वाले स्टेटमेंट से, मिनर्वा मिल केस से जोड़ दिया इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सही आंसर जो है इसका वह ए होगा। तो आपको इस तरीके से भी तैयार रहना है, मतलब आपको ये देखना है कि भैया आपका आंसर जो ऑप्शन है उससे कैसे सेट हो पा रहा है, उसके हिसाब से भी जो है आपको अपनी मेंटेलिटी बना के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, क्या पूछ रहा है, संपत्ति का अधिकार एक, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, क्या वो मौलिक अधिकार है, क्या वो नैसर्गिक अधिकार है, क्या वो वैधानिक अधिकार है, क्या वो कानूनी अधिकार है? कौन सा अधिकार है भैया संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है, ठीक है। 44वें संशोधन के माध्यम से इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नैसर्गिक अधिकार नहीं है, नेचुरल राइट नहीं है। नेचुरल राइट मतलब वो अधिकार जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, ठीक है, जैसे भोजन का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार, ये नैसर्गिक अधिकार है, इनको हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। वैधानिक अधिकार स्टैट्यूटरी राइट होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है, जो विधि के द्वारा, मतलब विधान के द्वारा बना करके दिए जाते हैं, मतलब विधि के माध्यम से दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वैधानिक अधिकारों की बात करें, तो एक अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005 में ये बनाया गया था, तो विधि के माध्यम से अधिकार दिया गया, तो ये वैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। वैधानिक और कानूनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? अब देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां पर यह पूछा था कि निम्न में से कौन सा अधिकार व्यक्तियों को नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि कौन से अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटेड टू इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो एग्जामिनर को क्लू, ये सॉल्व करने का उद्देश्य है कि आप समझिए कि एग्जामिनर क्या किस तरीके से सोच के क्वेश्चन डिजाइन करता है।
पहला है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, लिंग समानता का अधिकार, राइट टू जेंडर इक्वेलिटी, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो भैया आपको देखिए क्या कह रहा है, मूल अधिकार, क्या है मूल अधिकार, ठीक है, ये क्या कह रहा है, मूल अधिकार है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत जो है मूल अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार, राइट टू जेंडर इक्वेलिटी जो है 15 में भी बात की गई है, 16 में भी बात की गई है, 16 में लोक नियोजन में बात की गई। सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 23 में दिया गया। सूचना का जो अधिकार है दोस्तों यह मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है, मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है। और आर्टिकल 19 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 19 के तहत ये कहा है, अनुच्छेद 19 के तहत कहा है कि उसमें जो है जानने का भी अधिकार शामिल है, जानने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत जो है जानने का अधिकार, राइट टू नो भी जो है वह शामिल किया गया है, लेकिन मूल अधिकार है नहीं संविधान के तहत, ठीक है। ये जो है एक तरीके से एक कानूनी अधिकार है या एक जो है स्टैट्यूटरी राइट है, वैधानिक अधिकार है, जिसे आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से जो है प्रदान किया गया है लोगों को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब संविधान के तहत ये मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है इसको, सूचना का अधिकार, मतलब उसमें ये कहा है उसने, ठीक है, 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह क्या कहता है, समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ पढ़ने पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार माना। बाय रीडिंग द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल अलोंग विथ विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट ट्रीट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो क्या हुआ, जो समाजवाद शब्द उपयोग किया गया है, कहां पर उपयोग किया गया है भाई, फंडामेंटल राइट, सॉरी प्रियम्बल में यूज किया गया है। तो प्रियम्बल में समाजवाद शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद, किन अनुच्छेदों के साथ जो है मिलाकर के पढ़ा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो एक मूल अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार माना सुप्रीम कोर्ट ने, किस के आधार पर माना। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 व 15 आर्टिकल 14 एंड 15, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14, 15 एंड 16, आर्टिकल 14 एंड 16। यहां पर जो है कहां, किन आर्टिकलों को सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भैया समान कार्य के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो देखिए आर्टिकल 14 में तो है राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, 15 में ये कहा गया है कि आपको जो है आपके के साथ जो है लिंग के आधार पर जो है, लिंग के आधार पर है ना, लिंग के आधार पर वह राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, राज्य जो है वह भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 16 आपको समान अवसर देता है, क्या देता है, समान अवसर, और समान अवसर मतलब काम करने का समान अवसर मिलेगा, तो यहीं पर जो है आपको जो है वह क्या हो जाएगा, वेतन मिलेगा, मतलब पेमेंट मिलेगा, ठीक है, मेहनताना मिलेगा, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 16 को एक साथ पढ़ा और उसने कहा कि, और प्रियम्बल के समाजवाद को एक साथ पढ़ करके उसने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन डी नंबर का, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आप लोग जो है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किनको मान्यता दिया है। एक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आपको पता है, जिनका वर्णन जो है प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली जो है हमारे संविधान में किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पता है, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का निर्वचन और मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह कुछ अधिकारों को, कुछ जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, अधिकारों को जो है वह मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की जो है श्रेणी में रख सकता है। मतलब फिर क्या होगा, अगर उनका उल्लंघन होगा तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करेगा, उपचार प्रदान करेगा, ठीक है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ये बीच बीच में करता रहता है, और बहुत सारे अधिकारों को जो है मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है आपके, वो है क्या, आवास का अधिकार, राइट टू शेल्टर, विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। कौन कौन से जो है उनको शामिल किया गया है, जरा आप लोग बताइए।
तो भाई चलो देखते हैं। आवास का अधिकार, राइट टू शेल्टर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी का सीजन चल रहा है, इसमें जो है क्या किया जाता है, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए जो है रैन बसेरा बनाया जाता है, ताकि वो लोग फुटपाथ पे ना सोएं और ठंडी की वजह से जो है वो क्या हो, उनकी डेथ ना हो, है ना। तो शेल्टर का अधिकार, आवास का अधिकार दिया गया है। विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये अधिकार यहीं से शुरुआत हुई थी। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड वह आर्टिकल 21 में ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी श्रेणी में रखा गया है। इसका जन्म हुआ था मेनका गांधी केस से, जो आपका जो है मेनका गांधी केस है 1978। यहीं से तो सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को जो है एलेबोरेट करना स्टार्ट किया था, मतलब उसका जो है विस्तार करना शुरू किया था। अदरवाइज पहले सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों को उतना ही प्रोटेक्शन या उसको डिस्क्राइब करता था जितना संविधान में दिया गया है। अदर चीजों को मूल अधिकार में इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद जो है इसकी विस्तृत व्याख्या की जाने लगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब इसे जो है वाइडर एस्पेक्ट में लिया जाने लगा था। और समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि आर्टिकल 14 और 16 को एक साथ पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने, और संविधान के प्रियम्बल में जो है जो समाजवाद शब्द है उसको एक पढ़ के एक साथ मिला करके कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो भी क्या है आपका किसमें शामिल किया गया, फंडामेंटल राइट में। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका डी। अब देखो फिर से एक बार फिर चलते हैं पल्लू पिछले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में 2003 में पहले पूछा गया, फिर इस क्वेश्चन को जो है 2009 में रिपीट किया गया। ठीक है, आइए यहाँ आइए। ये क्वेश्चन जो 2003 और 9 में रिपीट किया गया, ये क्वेश्चन पहले ही, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन वाला जो स्टेटमेंट है, ये पहले ही इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था। बाद में उसने क्या किया, इस क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट लेके, तीसरे वाले स्टेटमेंट लेकर के जो है उसने क्या किया, 2 बार क्वेश्चन बनाए। समझ रहे हो ना, बस क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। तो आपको तो यहीं से पता चलता है ये है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, है ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ तक आंसर में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो लग जाता है ना कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन भी जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तो बहुत आवश्यक है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और PYQ जो होते हैं ना, उतना बढ़िया क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनाना थोड़ा सा, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम कितने टाइप से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को, मतलब अपने दिमाग की धार को तेज करते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है उसकी बात ही अलग होती है। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी जो थिंकिंग का पैटर्न है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप उन क्वेश्चनों से फ्रेंडली फील करते हैं। आपको लगता है यार, मतलब आप उनसे डरते नहीं, आपके अंदर का हेजिटेशन निकल जाता है, क्योंकि आपने जो है ना एग्जामिनर की भाषा को समझ ली है। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए अशोक के अभी आप अभिलेख देखो तो आपको जो है घबराहट हो जाए कि अरे बाप रे ये क्या लिखा हुआ है। वही अभिलेख जेम्स प्रिंसेप के सामने आया और वो उसको पढ़ने लग गया, तो उसके लिए वो आसान है। लेकिन हमारे लिए अशोक के अभिलेख एक पहाड़ के जैसी चीजें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध का अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है। नो एक्यूज्ड पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले से इसका आंसर देख चुके हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 74। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये बात कही गई है। ठीक, आर्टिकल 20 की सब क्लॉज 3 में ये बात कही गई। ये यूपी लोअर में पूछा गया था 2004 में। चलो फिर से एक बार बैक लेके चलता हूं मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड PCS में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा बदल के, इसी जो हमने 2003 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी यूपी वाला, इसी को उत्तराखंड PSC ने क्या किया था, उत्तराखंड PSC ने 2010 में थोड़ी सी भाषा बदल के सेम टू सेम क्वेश्चन बना दिया उसने। ठीक है, और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब सिलेक्शन जो है ना, मतलब उसका दर्द जो ये होता है कि आपको पता है कि यार कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ जो है वह मान के चलो जो है, आपको ये पता चला कि मान लीजिए जैसे PSC की मैं बात करूं या यूपी PCS की बात करूं, ठीक है, तो उसमें पता चला कि क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं कि मान लो PSC में गया यार 75 कट ऑफ गया, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं। यूपी PCS में पता चला कि यार 129 कट ऑफ गया है, मतलब क्वेश्चन इतने क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ गया है, और आपको पता चला यार मेरे जो है ना 127 सही थे, यहाँ पता चला यार मेरे 73 सही थे। मतलब इस पीड़ा को जो है ना उस व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अब आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा, और ना जाने कितने मुश्किल से आपने कितनी सारी चीजें त्याग के
आपने 1 साल का धैर्य बना के इंतजार किया था उस एग्जाम का, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से फिर से हमें उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और हम अपने मतलब 1 साल फिर पीछे चले जाते हैं जीवन में। ठीक है, तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी को प्राप्त है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है आपका विधि के समान संरक्षण का अधिकार, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण है ना। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऐसे कौन से अधिकार हैं भाई जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं? चलो, इससे पहले मैंने आपको वैसे बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके बाकी अधिकार सभी को प्रदान किए गए। इसमें से कुछ छूट भी गया होगा, तो मुझे तो अभी यही याद है, हो सकता है कि कुछ मिस हो रहा हो, पर नहीं है शायद तक। तो देखो, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 14। अरे भैया, आर्टिकल 14 तो सभी लोगों को प्राप्त है, यही इसका आंसर है। ये 19 है, सॉरी 15 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 30 है, मतलब ये आर्टिकल 30 है, हमको पता है ये प्राप्त नहीं है सभी को। स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, ये प्राप्त नहीं है सभी को। 19 के साथ जो है कहाँ तक, हाँ सॉरी 19 स्पेशली 19, ठीक है, नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी जो है आर्टिकल 15 है, ये प्राप्त नहीं। अब देखो, एक यहाँ पर एग्जामिनर को देखिए आप किस तरीके से वो हमें फ्रेम कर रहा है, फंसा रहा है कि राइट टू फ्रीडम दिया। अब राइट हमें पता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, लेकिन केवल अनुच्छेद 19 ही ऐसा है जो सभी को प्राप्त नहीं है, मतलब नागरिक और व्यक्ति सभी को जो है प्राप्त नहीं है। इसके अलावा के जो अधिकार है, इसके अलावा जो अधिकार है, मतलब कौन कौन से अधिकार, 20 में जो अधिकार है, 21 में जो अधिकार है, 22 में, वो सभी को प्राप्त है। लेकिन है ये भी स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने देखिए स्वतंत्रता का अधिकार भी लिख दिया है। ऐसे में हम चाहे तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कहेगा आंसर तो तुम्हारी आंखों के सामने है, पहली नंबर पर मैंने लिख रखा है आंसर, तो जब आंसर है तो फिर क्यों जो है आप अपना दिमाग लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान मान्यता देता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक माइनॉरिटीज। तो आप बताइए भारतीय संविधान जो है कितने प्रकार के माइनॉरिटीज को मान्यता देता है? क्या वह केवल धार्मिक को मान्यता देता है, केवल भाषाई को देता है, या दोनों को, भाषाई और धार्मिक दोनों को देता है, या धार्मिक, भाषाई और नृजातीय को देता है? ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 में ये बात कही गई है, इससे इसके संबंध में ये बात कही गई है कि भारत का संविधान जो है केवल धार्मिक और भाषा के आधार पर जो है वह अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। लेकिन आपको याद रखना है, भारत के संविधान में, इसमें भारत के संविधान में जो है कहीं पर भी जो है अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। किसको परिभाषित नहीं किया गया है? अल्पसंख्यक को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्न में से किस अनुच्छेद में जो है वह अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी गई है, अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है, और उसमें ऑप्शंस थे आपके आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, आर्टिकल 27 और आर्टिकल जो है आपका 25, इस तरीके के उसमें ऑप्शन दिए गए थे। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के संबंध में अधिकार, आर्टिकल 29 में तो अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। सॉरी, आर्टिकल 25 नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तभी तो आंसर सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है सही आंसर? डी। कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मान्यता दिया जाता है दो को। अल्पसंख्यक कौन होंगे ये निर्धारित करने का अधिकार भारत के संसद को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? संसद के को प्रदान किया गया, और संसद ने धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर जो है वह अल्पसंख्यकों को घोषित किया है, और इसमें शामिल है हमारे धार्मिक अल्पसंख्यकों में अगर हम शामिल करें तो है मुस्लिम, जो है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन, है ना, पारसी, बौद्ध, इनको जो है धार्मिक अल्पसंख्यक माना गया है। जैन को अभी लेटेस्ट माना गया है, बौद्ध तो पहले से थे, मुस्लिम 1 2 3 4 5 6। यार सिखों को लेकर के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं ना, एक बार देख लेंगे अपन लोग इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में निहित है? ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, किस किस में जो है समानता का अधिकार? अब इसके लिए याद करो तुम लोग, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो है समानता का अधिकार है।
14, 15, 16, ये 3 तो यहाँ होंगे ही होंगे। तो जहां भी ये तीनों दिख जाए बस पकड़ के उसी आंसर को लगा दो, 2, 3 एंड 4, सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार मानने में सर्वोच्च न्यायालय को किसने सक्षम किया? वाह। विच इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट ट्रीट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज अ फंडामेंटल राइट? उत्तर प्रदेश ने इस क्वेश्चन को पहले 1998 में पूछा था ना, इससे पहले हमने सॉल्व किया, फिर 99 में पूछा, फिर 2003 में पूछा, फिर पूछा। मतलब उत्तर प्रदेश का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक, अभी रिपीट अभी नहीं किया है, हालिया वर्षों में हो सकता है फिर रिपीट कर दे। ठीक है, तो देखो वहां पर उसने ऑप्शन जो यहां पर दिए गए हैं, जो ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं उनके बेसिस पर स्टेटमेंट बनाया और पूछा। यहां पर उत्तर लिखा, मतलब जहां उधर क्वेश्चन बना था उसके आंसर को क्वेश्चन बनाया, और वहां जो क्वेश्चन था उसको यहां पर ऑप्शन बना दिया है। एग्जामिनर ने उलट दिया है क्वेश्चन को, आप जाके पढ़ना। अब मैं तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो देखो हमको पता है कि प्रस्तावना का समाजवादी शब्द पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, और आर्टिकल 14 के साथ पढ़ा था और आर्टिकल 16 के साथ पढ़ा था। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है सही आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है वह कौन कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? ठीक है, चलिए इसमें जो है आप लोग देखिए और बताइए कौन कौन से अधिकार भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं। धर्म प्रचार का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, सिक्स राइट टू कैरी कृपाण, राज्यों को समाज सुधार विधि बनाने का अधिकार, स्टेट पावर टू मेक सोशल रिफॉर्म लॉज, और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अरे भाई ये स्टेट तो हमको सीधा, ये वाला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा हमको गलत लग रहा है, क्योंकि हम तो जो है जो फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन है उसको जो है उसके अगेंस्ट में हमने कानून बनाया। ये एक अपराध है, किसी से जबरदस्ती धार्मिक धर्मांतरण करवाना। ठीक है, अगर कोई स्वेच्छा से करता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है कि धर्म को प्रोपोगेट करने के अधिकार में रिलीजियस कन्वर्जन शामिल नहीं है। ठीक है, धर्म को बढ़ावा देने में, धर्म को बढ़ाने में धर्म परिवर्तन शामिल नहीं है, स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। अब चौथा जहां जहां गलत है उपरोक्त, यहाँ चौथा है ये भी है, आंसर तक आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, ए इसका सही आंसर और सत्यवाद भी। धर्म प्रचार का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है, ये भी 25 के तहत आता है। इसको आर्टिकल 19 जो है 1 सी के तहत जो है, नहीं सी सभा सम्मेलन बी के तहत जो है मिला करके पढ़ना। मुद्दा यहां से उठा था, एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने यहां से दिया था। राज्यों को समाज सुधार के लिए विधि बनाने का अधिकार, ये आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 2 है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 25(1) एक और आर्टिकल 25(2) है ना, 2 जो है ये दो चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये जो है वह क्या है, मूल भावना से संबंधित है। ये मूल भावना से संबंधित है, मतलब उस आर्टिकल में क्या कहा गया है, और ये जो है उसके अपवाद से संबंधित, और जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है किसी धार्मिक सुधार हेतु, सामाजिक सुधार हेतु जो है किसी धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बना सकता है। इसी के तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है ना, अंग्रेजों के समय में जो है सती प्रथा को बैन किया गया। ठीक है, या कई बार जो है ये जो बाल विवाह था उसको भी जो है धर्म का जो है सपोर्ट प्राप्त था, उसको बाल विवाह को भी जो है बैन किया गया। तो ऐसे तमाम चीजें जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग चलिए शायद आपको जो है क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, सूची फर्स्ट जिसमें अनुच्छेद की बात की गई है और सूची सेकेंड, ठीक, इन दोनों को मैच करना है। यहाँ देखिए इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31, आर्टिकल 18(1). ठीक है, और दूसरे तरफ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, राज्य सेना या कला विज्ञान संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है भाई? दूसरा स्टेटमेंट कहता है किसी व्यक्ति के साथ वंश धर्म जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट ईटीसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर राज्य सहायता प्राप्त संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट ईटीसी।
ठीक है, तो बता डालो कौन कहाँ कहाँ का है भाई। पहला वाला जो है ये आर्टिकल जो है 18 से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है भेदभाव, ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है। आपको 1 2 3 याद नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल भी रिवाइज हो रहा है। जो तीसरा वाला है आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड, ये जो है क्या कह रहा है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। उसको स्थापित भी करना है इनको, और उसको जो है वह है संचालित भी करना है इन्हें। ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है इनको, ये वाला अधिकार जो है इनको दिया गया है आर्टिकल आपका जो है 31 में। किसमें दिया गया है? 31 में। और किसी नागरिक को आधार पर राज्य सहायता प्राप्त संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात की गई है किसमें? 29(2) में। किसमें की गई है? 29(2) में ये बात कही गई है। तो अब आप लोग जो है सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है सही आंसर? ए। ठीक है, चलो, अरे ये लिख तो दिया है यहाँ पर, मिला लो कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखते हैं हम लोग इसमें। एक मिनट रुकिएगा। आप लोग और कमेंट में बताना आपको किस लेवल तक के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट वमेंट करते हो नहीं, मैं क्या करता हूँ अपने हिसाब से चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता यार कि आप लोगों को जो है किस एक्सटेंट तक जाके मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मुझे लगता है, मैं जितना ज्यादा लगता है मुझे उतना एक्सप्लेन करता रहता हूँ, कि कहीं ये ना हो कि बाद में आप बोलोगे सर आप कम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर अगर ज्यादा है तो ज्यादा का बोल दीजिए, तो मैं उस हिसाब से फिर जो है और कम एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल इवन टू नॉन सिटीजन? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में घूमने बसने की, संपत्ति अर्जित करने का, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये पूछ रहा है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। देखिए ये जो है एक तरीके से तीनों जो है ना अनुच्छेद 19 से संबंधित है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, और ये है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 जो है वह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, जो अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं उसके संदर्भ में। मतलब जो अधिकार इन्हें प्रदान किए गए, कौन कौन से अधिकार? जैसे आर्टिकल 14 का अधिकार प्राप्त है इन्हें, 17 का प्राप्त है, 18 का प्राप्त है। तो मान लीजिए इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 को यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अनुच्छेद 15, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, है ना, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस श्रेणी के मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, देखिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? समता के अधिकार। मेरे आर्टिकल 15 किस में आता है? समता के अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है अभी एमपीपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, यही बात मैंने आपको बताया भी था, पर यह किस अनुच्छेद से निहित है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं है, और एक होता है इम्प्लिसिटली, मतलब स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, मेंशन्ड बट इज इम्प्लाइड अंडर विच आर्टिकल? देखिए ये चारों आर्टिकल है। अब मैं आपको वहां बता चुका हूं तो आंसर तक पहुंच जाओ, मैं सीधे आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या है? ए है। ठीक है, वहां मैंने आपको बताया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वह शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राष्ट्रीय स्तर पर किसी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने पर उन्हें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? ठीक है, इफ अ रिलीजियस कम्युनिटी इज नोटिफाइड एज नेशनल माइनॉरिटी विच बेनिफिट डू दे गेट? इसको मैंने इसलिए शामिल की है इस क्वेश्चन को। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे क्योंकि उसमें उस समय जिस समय ये पूछा गया था उस समय करंट से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे हमें एक नई चीजें जानने को मिलेगी, इसलिए ऐड किया गया इसे। तो पहला ऑप्शन है विशेष शैक्षणिक संस्थान स्थापित व संचालित कर सकते हैं, हमें पता है आर्टिकल 30। राष्ट्रपति लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका प्रतिनिधि नामित करते हैं, प्रतिनिधि नामित करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा। और प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम का लाभ मिलता है, बेनिफिट अंडर पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका सही, जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, 1 और 3 है। क्या है? 1 और 3। क्यों? क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है इनको विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है इनके विकास के लिए। ठीक है, इनके विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती है। अब ये वाला जो है
सेकंड वाला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति लोकसभा में उनका प्रतिनिधि प्रतिनिधि नामित करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया था तो, और जो टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि भैया हम लोग इस बात को लेकर के जो है कंफ्यूज हो गए कि हमें लगा कि यार लोकसभा या राज्यसभा में जो है, लोकसभा में स्पेशली और विधानसभाओं में SC ST, ठीक है, इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, ST SC को रिजर्वेशन दिया जाता है। यहां तक कि अभी तो वो समाप्त हो गया 2019 में, अदरवाइज जो है एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 सीटें जो है वह रिजर्व की गई थी, और 2 लोगों को प्रेसिडेंट क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे लोकसभा में। तो हमको लगा कि जब वो एंग्लो इंडियन के लिए भी कर सकते हैं, तो हो सकता है अल्पसंख्यकों को भी करते हो, माइनॉरिटी को भी करते हो। ये बात हमें पता ना हो, और एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग ऐसे ही चलता है। हमें पता है कि हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल जो है 330 के तहत जो है लोकसभा में राष्ट्रपति सॉरी मतलब SC ST के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। इसी के बाद 332 में यह है अल्पसंख्यकों के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है। हाँ, 300 ऐसी कुछ आर्टिकल है। लेकिन दिमाग हो जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज एग्जामिनेशन हॉल में, हमको लगता है यार हो सकता है अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ होगा विशेष प्रावधान, है ना। तो हमको लगा सारा सही कर दें, और कर दिए लोगों ने। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि आगे आपको बताना चाहिए, इसी बहाने एक आपको जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों के आधार पर कहीं पर भी सीट रिजर्व नहीं है। सीटों का रिजर्वेशन या तो SC या तो ST, एंग्लो इंडियन तो अब समाप्त हो गया, या तो OBC के आधार पर किया गया है, ठीक है। OBC के आधार पर वो भी सिर्फ पंचायतों में किया गया है। कहां पर किया गया है? पंचायतों में, ठीक है, पंचायतों में और सरकारी नौकरियों में। लोकसभा राज्यसभा लोकसभा विधानसभा में नहीं किया गया, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण ST SC के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द इनमें से किसे शामिल नहीं करता? द टर्म हिंदू अंडर आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड whom। इसमें पहला है बौद्ध, जैन, पारसी, सिख। तो किसको जो है हिंदू के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। देखिए, बौद्धों को तो शामिल किया जाता है भाई, जैनों को भी शामिल किया जाता है, सिखों को भी हिंदू के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पारसियों को जो है, पर्सियन को जो है, पारसियों को जो है वह हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन है ना, भारत में प्रेस स्वतंत्रता किस आधार पर स्थापित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उल्लेखित है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन का डायमेंशन बदला हुआ है। अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उल्लिखित है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन आर्टिकल 19(1)(a) में। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां पर हमने देखा है कि भाई ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, ये तो जो है क्या है, इम्प्लिसिटली है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ में निहित, इम्प्लिसाइट इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 361(a) से संरक्षित है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 361(a), और विधि के शासन से उत्पन्न है, अराइजेस फ्रॉम रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये IAS का क्वेश्चन था। इसको एज इट इज जो है UPPCS ने 2013 में अपने यहाँ पूछा, और UPPCS ने इसी के आधार पर 2-3 बार और क्वेश्चन बना के पूछा, MPPSC ने भी पूछा, और फिर पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। और इसका सही आंसर आपको पता है वो क्या है, बी है। क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट जैसे नहीं है, दे आर नॉट लाइक द US बिल ऑफ राइट, ठीक है। तो आपको ये इसमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलो फिर से इसका जो है हम पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, यह बिल्कुल सत्य बात है। यह क्योंकि स्टेट पावरफुल है, स्टेट जब भी आए तो पुलिस को याद कर लिया करना। देखिए पुलिस वालों के पास कितने पावर है, अगर आप अपने अधिकार, आपको फंडामेंटल राइट ना दिए जाएं या आप अपने अधिकारों को ना जाने, तो पुलिस के द्वारा शोषण कर लिया जाता है ना। तो राज्य मतलब शक्ति, ठीक है। तो राज्य की शक्ति से नागरिकों को बचाने के लिए ही मूल अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे तो हमारे पास मूल अधिकार ही तो नहीं थे, जिस वजह से अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भाग 3 में है, एकदम सत्य बात है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, एकदम सत्य बात है। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट जैसे नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है, हमारे यहाँ पर जो मूल अधिकार है, वो अमेरिका के
फंडामेंटल राइट से, बिल ऑफ राइट से ही प्रेरित हैं, ठीक है। हाँ, सिमिलर तो नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। निम्नलिखित में से कौन, अरे, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड और कर्टेल्ड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? पहला ऑप्शन है आपका देश में कहीं भी बसने का अधिकार, फ्रीडम टू रेसाइड एनीवेयर इन इंडिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, देश में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, व्यवसाय उपजीविका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप रिवाइज करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि दो अनुच्छेद ऐसे हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, और इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार दिमाग जो है 21 तो याद रहता है, अब ये इसकी जगह जो है हमको याद आता है 21 और 22 याद हो जाता है। इवन मैं भी कई बार गलती कर चुका हूं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो, है ना। फिर बाद में उसको मैं अच्छे से समझा, अच्छे से जब समझा तब फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना, यहाँ पर, कि आप यहाँ पर देखिए कि जब देश में इमरजेंसी लगा होता है, जब देश में इमरजेंसी लागू किया जाता है, तब आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आप कुछ कैसी भी परिस्थिति हो, आपसे आपके जीने का अधिकार तो नहीं छीना जा सकता ना। मतलब आप देखिए, हमारे अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी भी समस्या हो, लेकिन हम अपने लाइफ को तो डेंजर में नहीं डालते, चाहे कैसी भी परिस्थिति। इंसान भोजन करता है, नींद लेता है ना, ठीक है, तो ये जीवन को सुरक्षित रखता है, ठीक। अब अभी ठंड है, मान लीजिए कोई किसी के ऊपर कोई विपदा आ जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल एकदम वो अपने आप को सुरक्षित ही नहीं रखेगा, ठीक है। हाँ, कुछ क्रिटिकल कंडीशन से उसको छोड़ दो, फिर भी वो अपनी जान को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आर्टिकल 21 तो कहीं कभी भी नहीं होता। अब है क्या आर्टिकल 20, तो देखो 20 में क्या बात की गई है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, सॉरी गिरफ्तारी कह रहा हूं, ऑफेंसेस, मतलब कन्विक्शन इन ऑफेंसेस, मतलब दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण दिया गया। अब क्या आपको क्या लगता है कि मतलब जो है आपातकाल लगा है, आपातकाल लगा है, तो इसका मतलब आप, मतलब सरकार क्या चाहती है कि निर्दोष व्यक्ति को भी तो दोषी बना देगी क्या? वो किसी निर्दोष को दोषी थोड़ी बना दिया जाएगा कि आपातकाल है तो चलो एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पे टांग दें दोषी बना करके, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। निर्दोष तो आपातकाल में भी निर्दोष है, ठीक है, और सामान्य परिस्थिति में भी दोष है, मतलब निर्दोष है, और दोषी सभी परिस्थितियों में दोषी है, ठीक है। तो व्यक्ति को वह अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का संरक्षण तो प्रदान किया ही जाएगा, तो इसका भी सस्पेंडन नहीं होता। 22 हो जाता है सस्पेंड, क्यों? क्योंकि उसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, ठीक है, और गिरफ्तारी के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, देश में आपातकाल लगा हुआ है, हिंसा बढ़ गई, कुछ भी रीजन है, कोई भी कारण, युद्ध चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाओ, पुलिस वाले कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है भाई विलंब हो जाए, ठीक है, पहुंचाने में। तो वो सारी चीजें, तो वो निलंबित हो सकता है। देश में कहीं भी बसने का अधिकार, देश में आपातकाल लगा है और तुम्हें बसने की पड़ी है ना, सस्पेंड हो जाएगा आर्टिकल 19। वैसे उसके लिए आर्टिकल 358 का यूज किया जाता है, मतलब अलग से जो है इसके लिए राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं, और केवल जब बाह्य आपातकाल लगा हो तभी उसका आर्टिकल 19 का जो है सस्पेंशन किया जाता है। फिर देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, अब बताओ देश में आपातकाल लगा है, तुम्हें स्वतंत्र घूमने की चिंता है। व्यवसाय उपजीविका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन की, ठीक है, तो इनको जो है सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए आप, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन, ठीक है ना, सोशल लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब सामाजिक अधिनियम नहीं है। इसकी भाषा बहुत अच्छी है। पहला एक्ट दिया गया है मीसा, ठीक है, दूसरा दिया है एंटी डाउरी एक्ट, तीसरा दिया गया है सिविल राइट संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इनमें से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है, ठीक है। तो विचार कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, क्या होगा, ए, ठीक है, मीसा। मीसा का फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, मतलब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं इसे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कहा जाता है इसे, मीसा। ये एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने जो है इसे उस समय जब
क्या कहते हैं, बांग्लादेश वाला जो इशू था ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, मतलब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। बाद में 1977 में जो है इसे जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन एंटी डायरी एक्ट देखो समाज में महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट समाज में जो है अनटचेबिलिटी और अन्य नागरिक अधिकारों को संरक्षित करता है और अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। अनैतिक व्यापार इमोरल ट्रैफिकल प्रिवेंशन एक्ट, ये भी एक सामाजिक सोशल लेजिस्लेशन है, क्योंकि इसके माध्यम से मानव के दुर्व्यापार को रोका जाता है, जिसमें महिलाओं का, बच्चों का, अन्य लोगों का जो है व्यापार विभिन्न प्रकार के अनैतिक गतिविधियों के लिए किए जाते हैं, तो उसको रोका जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये तीनों एक्ट जो है वो सोशल एक्ट है, समाज के लिए है, लेकिन ये मीसा जो है समाज के लिए नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 301 रिलेट्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 300A को 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको बताना है इसमें से कूट में से कौन सा विकल्प सही है ना। चलो देखते हैं भैया। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300A में है, ठीक है, 301 में नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट भैया हो गया गलत। चलो दो ऑप्शन तो हट गए। अब क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, हमें पता है कि ये सत्य बात है ना। और अनुच्छेद 301 को 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये बात भी सत्य है। मैंने आपको क्लास के पहले भी जब शुरू हुए थे तो एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहां पर बताया था। तो देखिए, दो तीन फैक्ट मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अकेडमी में जो है एक जो है मैम है, उन्होंने, उनका ऐसा हुआ कि मेंस तो मतलब क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स उनका हर बार क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनके फैक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने पहले पीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो पीएससी का प्री तो कभी उनका रुकता ही नहीं था, क्योंकि फैक्ट्स उनको भयंकर याद थे, है ना। अभी भी याद है, ऐसा नहीं, अभी भी पेपर देने जाती है प्रीलिम्स आराम से निकल, कोई भी एग्जाम के प्रीलिम्स में बैठा दो, एक तो भयंकर, कम से कम नहीं तो उन्होंने वो खुद बताती है कि हर साल जो है वो कम से कम जो है 10-12 हज़ार एमसीक्यू प्रैक्टिस करती है। ये उनका जो है तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, ठीक है, खूब सारे। और इतने प्रैक्टिस करते करते जो है उनको मोस्ट ऑफ फैक्ट्स जो है वो याद हो गए हैं, बार बार रिवाइज हो जाती है, वो बार बार किताब किताब से रिवीजन करती है, लेकिन उनके पास कम टाइम भी रहता है, जॉब भी करती है वो, लेकिन ये प्रीलिम्स निकालने में वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। मेंस भी अच्छा है, ठीक है, एक बार मेंस भी वो इंटरव्यू भी दे चुकी है कि स्टेट पीसीएस का। तो इस तरीके से एमसीक्यू बहुत फायदेमंद होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर आपको पता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। मतलब कोई विदेशी आदमी आए जो भारत का नागरिक नहीं है और आकर के यहाँ पर जो है भारत सरकार की आलोचना करने लगे, ठीक है, और उसको जो है पुलिस वाले रोकने जाए तो वो बोले कि खबरदार मेरे करीब मत आना, मुझे आर्टिकल 19 प्राप्त है। तो पुलिस वाले जो है उसको 2 लठ मारेंगे और बोलेंगे भाई तुम भूल गए कि तुम विदेशी हो, भारतीय नहीं हो, हम तो भारतीयों को नहीं छोड़ते जिनको ये अधिकार प्राप्त है, तुम किस खेत की मूली हो। देखो कितने सारे पत्रकारों को हमने जेल में ठूसा है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, ठीक है। ये अमीरों को प्राप्त अधिकार है, गरीबों को प्राप्त अधिकार नहीं है, क्योंकि अमीरों के पास जो है अच्छे वकील करने की ताकत है, गरीबों के पास क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक अच्छे वकील नहीं होंगे आपके मूल अधिकारों को कोई पैरों तले कुचल के निकल जाएगा, आप क्या कर लेंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट खुद तो नहीं आएगा ना आपके अधिकारों को बचाने के लिए, या हाई कोर्ट खुद तो नहीं आएगा, उनके पास वैसे भी इतनी पेंडेंसी है, इसीलिए तो सरकार जजों को नियुक्त नहीं करती, मतलब उनमें जजों की संख्या नहीं बढ़ाती। देखिए मंत्रियों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। सरकार अपने चुनाव टाइम टू टाइम करवा लेती है, उसमें चुनाव में कभी कोई चुनाव में कोई देरी नहीं होती। कोरोना में भी लोग मरते रहे, वो अपना चुनाव संपन्न करवा लिए, लेकिन लोकपाल, लोकपाल के लिए जो है, लोकपाल की कुर्सी खाली है तो खाली है। आरटीआई के संबंध में जो है, जो सूचना आयुक्त है उनका पद खाली है तो खाली है, ठीक है। तो जहां से सरकार को जो है ना कुर्सी प्राप्त होती है, उसके लिए वो सब कर सकते हैं। बाकी ये मूल अधिकार सिर्फ कहने की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 26, अनुच्छेद 15 से 39, अनुच्छेद 16 से 40। आपको पता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है। विच इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, ठीक है। क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी,
अन्य यातायात साधन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कृषि की सहकारिता संस्था, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, प्रेस, है ना, मीडिया। तो किसे, तो अब हमें पता है कि भैया मीडिया को जो है वह सरकार का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग किसके द्वारा निषिद्ध किया गया है? यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस इंडस्ट्री वॉज प्रोहिबिटेड बाय, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा, यूएनओ चार्टर के द्वारा, और उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 24, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है वह खतरनाक उद्योगों में नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। 10 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको प्रतिबंधित किया गया है, जिसके आधार पर जो है वह चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसमें अगर बच्चों को किसी खतरनाक उद्योग में अगर जो है नियुक्त किया जाता है, उनकी जो नियुक्ति की जाती है, उनको अपॉइंट किया जाता है, तो वह एक अपराध है। और यूएनओ चार्टर में भी बाल अधिकारों के से संबंधित जो है यूएनओ चार्टर है जो बाल अधिकार से संबंधित है, उसमें भी इसको प्रतिबंधित किया गया है। और देखिए इसी में के बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया, तो उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, देखिए क्या कह रहा है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 रिलेट्स टू समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। तो किससे संबंधित है भैया अनुच्छेद 25? तो अनुच्छेद 25 का संबंध हमको पता है धर्म की स्वतंत्रता से है। किससे है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है? विच आर्टिकल इंश्योर इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो हमें पता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अनुच्छेद 16 जो है वह जिंदाबाद है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? अवसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात जो है किया जाता है किसके द्वारा? आर्टिकल 16 के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने तो गेम खेला है, मैं ऑप्शन नहीं देखा था। ऑप्शन ए में आर्टिकल 15 दिया है और ऑप्शन बी में जो है आर्टिकल 16(1) एंड 16(2) दिया है। थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ लिया है। आर्टिकल सी ऑप्शन में आर्टिकल 16(3) दिया गया है और डी ऑप्शन में आर्टिकल 16(3), 4 एंड 5 दिए गए हैं। क्या सही आंसर होगा? मतलब यहाँ पर आपको जो है 16 के आर्टिकल 16 के सब क्लॉजेज के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये क्या कहता है? ये कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 16(2) कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जो है लिंग, धर्म, है ना, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, फिर आपका हो गया 1 2 3 4 मूल वंश, निवास, जाति, ठीक है ना, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये दो अनुच्छेद है। आर्टिकल 16(3) जो है ये राज्य को ये अधिकार, मतलब संसद को ये अधिकार प्रदान करता है कि वह निवास के आधार पर आरक्षण दे सकता है। क्या दे सकता है? आरक्षण प्रदान कर सकता है। और 16(4) 3 तो हो ही गया, 4 और 5 ये इसके अपवाद है, जिसके तहत जो है SC ST OBC इनको जो है इनके संबंध में, और अब जो है आपके जो है इसमें 6 भी ऐड हो जाएगा, तो EWS इनके जो है आरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है, अपवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। आगे जो है यहाँ पर क्या बात की गई है, ये पेंसिल कहाँ चला गया? अच्छा इधर साइड में आ गया है, कैसे आया है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है भारत में रहने वाला, है ना, कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? ठीक है, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो किसका दावा जो है वह नहीं कर सकता है भाई, बताइएगा जरा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर भाई? बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका क्या? वो दावा नहीं कर सकता फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का, ठीक है। विधि की समता तो प्राप्त है, आर्टिकल 21 भी प्राप्त है, आर्टिकल 25 भी उसको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वो क्या कहता है, मौलिक अधिकारों में से पेन पता नहीं उधर क्यों भाग गया है ना, उधर से क्या थोड़े से देखने में भी इसको समस्या हो रही है। रुको तो 1 मिनट अगर समय दीजिएगा ना, मुझे थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ कि क्यों। हाँ, चलो, वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विच आर्टिकल रिलेट टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब शोषण को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। आर्टिकल 17, 18, 23, 24, सही आंसर क्या है? 24, ठीक है। 24 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जाता है? बाय विच मेजर्स कैन अनटचेबिलिटी बी इरेडिकेटेड? अस्पृश्यता का निवारण कैसे किया जाता है? कानून बना करके, बाय लेजिस्लेशन, ठीक है, शिक्षा की उन्नति द्वारा, बाय इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, जन जागरण द्वारा, बाय पब्लिक अवेयरनेस, नौकरी में आरक्षण देकर, बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई आपको अस्पृश्यता को समाप्त करना है, ठीक है, अस्पृश्यता को जो है वह समाप्त करना है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, तो उसके लिए आप कौन से मेजर्स लेंगे? ठीक है, ये बात तो सत्य है कि पहले तो आप कानून बना दो, क्योंकि लोग मानने से रहे, जब कानून रहेगा तो डर रहेगा। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1955 में, और कहा गया जो भी छुआछूत से रिलेटेड जो है भेदभाव करेगा, मतलब छुआछूत को जो है प्रैक्टिस करेगा, उसको ले जाकर के पुलिस धर लेगी, दबोच लेगी। लोग थोड़ा डरे, ठीक है, पब्लिकली ये करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर है क्या, शिक्षा की उन्नति द्वारा। देखिए आज हम सब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, घर से बाहर निकले, शहरों में आए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई किया, अब हमारे मन से जातवाद की भावना जो है, जातिवादी भावना धीरे धीरे बाहर होती जा रही है, ठीक है। अब हम सब मित्र मंडली पूरे एक साथ रहते हैं, हम कभी मन में ये नहीं लाते कि वो किस जाति का है या मैं किस जाति से हूँ, इससे संबंधित नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से जो है इस तरीके की जो सामाजिक रीतियां हैं हम उनसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि विवाह में जाकर के फंस जाते हैं, क्योंकि विवाह का मैटर जो है वह माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, तो वहां पर जो है मामला थोड़ा अटक जाता है ना। तो और तीसरा जो है, और जिससे विवाह आप करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी होता है क्या? सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी मिलने के पहले ही उसका विवाह हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं जातिवाद का बंधन जो है तोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये ऐसा कर पाते इससे पहले जो है, जो जो भी हैं आपके सहपाठी, है ना, सहपाठी नहीं कहना चाहिए, मतलब जो भी आपके साथ वाले हैं तब तक चले जाते हैं। अब हर कोई वो एस्पिरेंट मूवी में जैसे था ना, काफी वेट करती हैं वो संदीप भैया की जो प्रेमिका रहती है ना। चलो नेक्स्ट है जन जागरण द्वारा, बाय पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो जन जागरण भी जरूरी है, क्योंकि हम देखिए जन जागरूकता फैलाएंगे तो उसके माध्यम से, क्योंकि सभी चीजों को कानून के माध्यम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना, जन जागरूकता भी जरूरी है। लेकिन नौकरी में आरक्षण देकर, बाय प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इससे जो है जातिवादी भावना को जो है कमजोर नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो इसका 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे। देखिए कौन सा है, ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, कैन नेवर बी सस्पेंडेड, है ना। प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो सकते हैं, कैन बी सस्पेंडेड बाय पीएम ऑर्डर। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, कैन बी सस्पेंडेड एट प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उन्हें पहले आप थोड़ा सा अलग उनको सोचिए कि ये गलत मान के चलना है, ठीक है, सही भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत ही होंगे, लेकिन आपको मान के चलना है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये एक तरीके से एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम बात करता है। वैसे तो आपको पता है कि इमरजेंसी में निलंबित होते हैं तो स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पर हमको बताना है सही क्या है ना, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही क्या है ये आपको बताना है। क्या एक बार कह रहे थे कि टाइपिंग में बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करने रहते हैं, मैं ही करता हूँ ये सब काम, तो दिमाग से निकल जाती हैं चीजें, है ना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो है इस पर पावर नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, इच्छा पर नहीं भाई, राष्ट्रपति की मनमर्जी थोड़ी चल रही है, देश में लोकतंत्र है ना, तो डिस्क्रिशन पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है सही है, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सस्पेंड किए जाते हैं, है ना। आर्टिकल 358 और आर्टिकल जो है 359 के तहत, जब आर्टिकल 352 जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपातकाल से संबंधित है, ठीक है, आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसके तहत जो है इन 2 आर्टिकल्स के माध्यम से इन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को निलंबित करता है, आर्टिकल 359 आर्टिकल 19
को छोड़ करके, और 20 और 21 तो कभी निलंबित होते नहीं, इनको छोड़ करके बाकी फंडामेंटल राइट को जो है निलंबित करता है। निलंबन की घोषणा, डिक्लेरेशन जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के अलावा कोई ये नहीं कर सकता, ठीक है। और राष्ट्रपति भी अपने मन से नहीं करता, आपको पता है राष्ट्रपति जो भी करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन 1951 केस के परिणाम स्वरूप कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था? ठीक है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, ठीक है, इस केस के परिणाम स्वरूप कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कौन सा भैया जो है वह संशोधित किया गया था? हुआ क्या, ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस केस में मामला ये था कि क्या शैक्षणिक संस्थाओं में, कहां पर? शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वह जाति के आधार पर, है ना, किसके आधार पर? जाति के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर आरक्षण का आधार ही जाति है, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के आधार सामने। तो वैसे तो जो सरकार है उसने क्या किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, किसको? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, यहाँ जाति का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आरक्षण का आधार जाति ही था। पिछड़े वर्ग को, ठीक है, पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक इंस्टीट्यूट में, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वह आरक्षण, रिजर्वेशन देने की बात कही। तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में कि यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। कौन? यह रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वह फंडामेंटल राइट का क्या करती है? वायलेशन करती है। ये मामला पहुंच गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आरक्षण है ये क्या है? असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का एकमात्र साधन होता है संविधान संशोधन, ठीक है। तो फिर सरकार ने कहा यार हम तो करेंगे, हम तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है आरक्षण देंगे। तो फिर सरकार, नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। इसके तहत अनुच्छेद जो है 15(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 15(4) जोड़ा गया, और 15(4) जोड़ के ये कहा गया कि भैया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलट दिया गया, ठीक है। तो इसमें से कहां पर आ जाएगा, किस में संशोधन किया गया भैया? तो इसमें किया गया, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया था। ये पहला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से 15(4) जोड़ा गया। इसी के माध्यम से जो है 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया था। क्या किया गया था? 9th शेड्यूल भी जोड़ा गया था। 9वीं जो है अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है, जिसमें जो है भूमि सुधार कानूनों को, किन्हें? भूमि सुधार कानूनों को जो है वह रखा गया था, ठीक है, जिसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था 1973 तक। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाइए भाड़ में, ठीक है, हम तो हर चीज का जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पर हो गई है ना। तो अब आपको क्या समझना है, देखिए कितने सारे फैक्ट्स जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को कि मुझे पता है, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा एक बार क्वेश्चन 9th अनुसूची से रिलेटेड, और उसमें पूछा गया था कि उस समय पर जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया था संविधान में, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि 9th शेड्यूल भूमि सुधार, लोगों को लगा इंदिरा गांधी ने समाजवादी, एक लाल कलर, दो घोड़े थे, एक घोड़े का नाम था उदारवादी, दूसरे घोड़े का नाम था समाजवादी। उदारवादी घोड़ा जो है व्हाइट कलर का था, और जो समाजवादी घोड़ा है, ठीक है, वो है लाल कलर था, लाल सलाम, ठीक है। तो उस पर बैठ गई थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी उस घोड़े को लेकर निकल पड़ी पूरे देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए, ठीक है। वैसे उनका लक्ष्य था गरीबी को समाप्त करना, तो उनको किसी ने बता दिया था कि जब आप इस घोड़े में बैठ के पूरे देश की यात्रा करेंगे और देश को समाजवादी ढंग से ढालेंगे तो गरीबी और भुखमरी और जनसंख्या वृद्धि ये सब समस्याएं सॉल्व होंगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा लाइए वो घोड़ा, हम अभी बैठे जा रहे हैं। और इंदिरा गांधी बैठ गई 1967 में उस घोड़े में, और उसके बाद बैठ के जो उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया, रुकी ही नहीं। शुरुआत कहां से हुई? उन्होंने शुरुआत किया 22वें संविधान संशोधन से, ठीक है, हाँ 22वें समथिंग से उन्होंने शुरू किया, और बिल्कुल 22 के बाद जो है बिल्कुल 42 तक पहुंच गई।
फिर 42 के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक लगा, जनता पार्टी की सरकार ने उस घोड़े को पकड़ लिया और आगे ही नहीं जाने दिया, 2 साल पकड़ के रखे। फिर इंदिरा गांधी ने फिर छुड़ा लिया अपने उस घोड़े को और फिर दौड़ते दौड़ते आगे निकल गई 1984 तक। ठीक है, 1984 में गलती से वो घोड़ा पंजाब चला गया, तो पंजाब में अब खैर जो भी है, ठीक है, तो उस तरीके से तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग किस अनुच्छेद में माना गया है? सिख राइट टू कैरी कृपान इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। हम पहले ही देख चुके हैं, ये बात की गई है आर्टिकल 25 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति ऑब्लिक संस्था को कर्तव्य पालन हेतु आदेश देता है तो वह कौन सी रिट है? ठीक है, विच रिट डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कोई व्यक्ति जो है अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कोई सरकारी सार्वजनिक प्राधिकारी, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? ठीक है, क्या वो रिट जो है वह सर्शियोररी होता है, क्या वह रिट परमादेश होता है, क्या वह रिट क्यो वारंटो होता है, क्या वह रिट हैबियस कॉर्पस होता है? तो आपको पता है हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बंदी बनाए उसको पकड़ के हमारे सामने ले आओ। क्यो वारंटो होता है मेंडेमस का उल्टा, और सर्शियोररी होता है न्यायपालिका के लिए। तो इसका सही आंसर है क्या? परमादेश। ठीक है, परमादेश, मेंडेमस जिसका मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ठीक है, वी कमांड, जिसका मतलब यह है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को, कोई जो है वह जो है सार्वजनिक प्राधिकारी है, सार्वजनिक प्राधिकारी को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप अपने जो है कर्तव्यों को पूरा कीजिए। किसको पूरा कीजिए? कर्तव्यों को जो है वह पूरा कीजिए। यही रिट दायर किया गया था वो वकील महोदय के द्वारा, जो वकील साहब ने जो है, जो चीफ जस्टिस की ओर जो है उन्होंने जूता उछालने की कोशिश की थी। ये वकील साहब का क्या कहना था कि आप जो है वह एएसआई को, किसको? एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ये जो है मेंडेमस इशू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मेंडेमस इशू कर दीजिए, जिससे वो जो मंदिर में जो मूर्तियां जो है खंडित हैं, उनको क्या कर दे? रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एएसआई ऐसा कर नहीं रहा था। वकील साहब ने पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट गए, फिर में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यहां पर ये जो है वह पीआईएल नहीं दायर किया है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है ये आपका जो है पॉपुलर इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब आप नाम कमाना चाहते हैं। और इसी बात पर हुआ तो व्यक्ति सीजीआई की तरफ जूता उछालने की कोशिश किया। फिर आपको सब कहानी पता है, तो ये मेंडेमस रिट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि करंट का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी रिट जिसमें न्यायालय कार्यपालिका को वह कार्य करने का आदेश देता है जिसे उसे करना चाहिए था। रिट ऑर्डरिंग द अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी। देखना क्या कर रहा है न्यायालय, किसको आदेश दे रहा है? कार्यपालिका को, वह कार्य करने का जिसे उसे करना चाहिए था, मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देता है। यही तो अभी हम पढ़े मेंडेमस है भाई, बस भाषा बदल दिया है। देखो ये क्वेश्चन का 2007 का है। ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीपीसीएस ने, यूपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडेमस से ही था, तब क्वेश्चन की भाषा अलग थी। फिर 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़ी सी भाषा बदल करके, बाकी सारी चीजें वही हैं, ऑप्शन तक वही है, बस ऊपर नीचे कर दिया है ऑप्शंस को। कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आता है? विच मैटर फॉल्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? यूनियन स्टेट डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, संविधान उल्लंघन से संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भैया सी, मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। संविधान उल्लंघन से संरक्षण ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का नहीं। और ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 से संबंधित है कि यूनियन स्टेट डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और इंटर स्टेट डिस्प्यूट को भी जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपालिका की जांच करती है? विच रिट चेक ज्यूरिसडिक्शन ऑब्लिक प्रोसीजर ऑफ लोअर कोर्ट? ऑप्शन है आपके कौन कौन से? क्यो वारंटो, परमादेश, सर्शियोररी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो अभी हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा नहीं, मेंडेमस का ये सार्वजनिक प्राधिकारी को जो है जारी किया जाता है। किसको जारी किया जाता है? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है ना अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली की जांच। अधिकार परीक्षा को भी समझ लीजिए, वैसे इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आएगा ये अधिकार परीक्षा का क्या मतलब होता है भाई? कि कोई व्यक्ति है जो बिना किसी प्राधिकार के किसी पद पर बैठा हो,
किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो, प्राधिकार के क्या हो, किसी पब्लिक ऑफिस में जो है बैठा हो। जैसे एक व्यक्ति ने जो है वह आईएएस का एग्जाम जो है क्रैक नहीं किया है, मतलब आईएएस का एग्जाम पास नहीं किया है, और किसी दूसरे रास्ते से, सपोज करो किसी भी अवैध तरीके से वो आईएएस बन बैठे, ठीक है, जैसे वो स्पेशल 26 है ना, कि वो फर्जी सीबीआई अफसर बन करके जो है रेड डालने चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या इशू किया जाएगा, अधिकार परीक्षा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है उत्प्रेषण। वैसे उत्प्रेषण और दो रिट आप लोगों को याद रखना है, सर्सियोरेरी, सर्सियोरेरी और प्रोहिबिशन, क्या सर्सियोरेरी और प्रोहिबिशन रिट जो है, ये दो रिट जो है वह जुडिशरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, कोर्ट कहता है लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट कहता है स्टॉप, जो भी कर रहे हो रोक दो, क्यों कहता है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सर्सियोररी का आपको पता है कि मान लीजिए उसने डिसीजन दे दिया है तो उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।